देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में लगी मुख्य विरोधी कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयासों के तहत सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव और नीतीश कुमार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, डीएमके की कनिमोझी, आरजेडी के प्रेम गुप्ता सहित कई दलों के नेता शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का पूरा साथ देने का भरोसा दिया है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का कि क्या है आखिर सोनिया गांधी की इस राजनीतिक रूप से इफ्तार पार्टी के मायने। जिसमें मेरे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद पवन कुमार वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, सीपीआईएम सेंट्रल कमेटी के सदस्य नीलोत्पल बसु और हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आलोक शर्मा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि कई बार ये होता है कि सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी देती हैं, कई बार होता है वो नहीं देती हैं, और इस बार इस इफ्तार पार्टी को लेकर के काफ़ी राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश की जा रही थी। आखिर क्या मकसद था? ठीक है, मैं समझता हूँ कि विपक्षी दल अपना जो भी एंगल से सोचने का तरीका है उस एंगल से सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव जो है धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, कहीं ना कहीं एक मंच पर देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसका उपयोग किया है। लेकिन अभी अगर आप कहें कि साहब पहले कभी देती थी कभी नहीं देती थी, आप देखिए मनमोहन सिंह साहब ने भी लगभग हर साल ही 10 वर्षों तक, जब तक हम शासन में रहे, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और तमाम नेता इस तरह का आयोजन करते रहे। बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर इफ्तार पार्टी नहीं भी होती तो भी संसद में क्या करना है वो रणनीति, और हम चाहेंगे कि जितने भी गैर भाजपाई दल हैं वो हमारे साथ आएं। बाल की खाल निकालने की ज़रूरत आलोक शर्मा साहब इसलिए पड़ती है कि जिस तरह से इनवाइटी बुलाए जाते हैं और उसके राजनीतिक मायने कहीं ना कहीं होते हैं। आप रही मेरे साथ पवन कुमार वर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आपकी ओर से इस बार इस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार साहब और शरद यादव साहब ने ख़ास तौर पर हिस्सा लिया और उसको लेकर के काफ़ी राजनीतिक उम्मीदें बन रही थीं। आपकी नज़र में इसके क्या मायने हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि इस बार आपकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी खबरें थीं और ख़ास तौर पे वो इस पार्टी में शामिल हुए। आपकी नज़र में इस इफ्तार पार्टी के क्या मायने? लगता है पवन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। मैं आऊँगा आपके पास में। नीलोत्पल बसु साहब, आपकी भी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी साहब इस पार्टी में शामिल हुए और आपके सहयोगी दल सीपीआई के डी राजा साहब। पिछले 1-1.5 सालों में इस तरह का एक गेट टुगेदर ख़ास करके विपक्षी दलों का कम देखा गया है। मेरा उम्मीद नहीं था कि आप जैसे एक सीरियस चैनल ये न्यूनतम जो जानकारी ये नहीं रखेंगे। सीताराम येचुरी जी ना सिर्फ ना शामिल हुए बल्कि वो देश में नहीं है, और हमने भी दूसरे कोई प्रतिनिधि भी इस में भेजे नहीं। हमें लगता है कि ये एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक, जैसे बोल रहे थे, मौका है और उसमें इस तरह का राजनीति का चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से मतलब इसमें सब लोगों को बुलाया जाता है, कोई चुन चुन के कुछ लोगों को बुला के इस तरह से मतलब कोई कारीगर ढंग से सरकार का विरोध हो सकता है, ये नहीं मानते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी हम बोल रहे हैं कि संसद के अंदर जहाँ तक सरकार के जनविरोधी रवैया का विरोध करने का सवाल है, हम जरूर एक भूमिका हम निभाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अब देख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण का सवाल ज्वलंत सवाल है। अभी मजदूर कानून जो है उसका संशोधन के बारे में बात की जा रही है। ये पूरे जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार का सवाल आया है, ललित मोदी कांड हो गया, व्यापम हो गया। लेकिन हमें ये भी थोड़ा सा अफसोस से बोलना पड़ता है कि बहुत सारे ये सरकार की नीतियाँ और सरकार के कानून कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है जी। तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बुलावा दिया है और सब मिल गया है।
ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। नीतिगत सवाल भी सामने आएगा। पवन वर्मा साहब, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज़? जी हाँ, आप सुन पा रहा हूँ। जी, पवन वर्मा साहब, इस बार सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में आपके नेता नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर के काफ़ी खबरें थीं कई दिनों से, और ये माना जा रहा था कि इस इफ्तार पार्टी के बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों के साथ, जिन्हें लाइक माइंडेड पार्टी समझा जाता है, एक रणनीति बनाने की कोशिश की है। किस रूप में देखते हैं आप? बनाली जी, कांग्रेस के साथ तो समझौता बिहार असेंबली इलेक्शंस को लेकर पहले से ही हो गया है। जी और मैं मानता हूं कि इफ्तार को एक रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार के मौके पर हमेशा एक राजनीतिक संदेश निकालना, मैं नहीं समझता कि ये उचित है। ये इसलिए कहने की ज़रूरत पड़ती है नीतीश पवन वर्मा कुमार साहब जी क्योंकि यहाँ आए इसके हुए हैं राजनीतिक इफ्तार संकेत पार्टी में। निकलते हैं, तो इसलिए हम आमतौर पे देखा गया है, और कई बार इसको बहुत ही पॉलिटिकली जब कन्वीनियंट होता है तब वो नहीं भी होती रही हैं इफ्तार पार्टियां। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे ऐसे हैं जी जिस पर राजनीतिक समझौता विपक्ष में है, वो इफ्तार पार्टी हो या ना हो वो लागू रहेंगे, वो सार्थक हैं, वो प्रासंगिक हैं। जैसे कि अभी प्रवक्ता ने बोला, हमारे भाई ने सीपीआईएम से कि भूमि अधिग्रहण बिल, इस पे विपक्ष करेगा, पार्लियामेंट में ये बात उठेगी। जो हर तरफ घोटाले हो रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली में विदेश मंत्री का जो रवैया रहा है, इन सब मामलों पर हल्ला थोड़ा बहुत पार्लियामेंट में होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की चुप्पी अपने आप में एक हल्ला बोल है। जी मतलब वो बोल ही नहीं रहे इस मामले में, तो पार्लियामेंट में हमें बोलना पड़ेगा कि वो आकर के बयान दे इस बात पर। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जी एक चीज और सिर्फ कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, इफ्तार पार्टी में भाईचारा हो, सौहार्द हो, एक दूसरों के बीच दोस्ती और मित्रता के पुल बने, वो एक अलग चीज है। हम ये भी चाहते हैं कि सांसद चले, ठीक है। पर ये बीजेपी के ही जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने साफ किया है कि पार्लियामेंट को रोक देना एक पार्लियामेंट की एक प्रक्रिया है। तो अब जैसा उन्होंने कहा है, अब मुद्दे इतने ज्वलंत हैं, इस पे कैसे नहीं बहस होगी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास पवन वर्मा और साहब। विपक्ष उस पर साथ उतरेगा। विनोद शर्मा साहब, आप एक ज़माने से देख रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से, खास करके जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी देवे गौड़ा साहब की, उस वक्त से जो दिल्ली में होने वाली इफ्तार पार्टियां, खास करके राजनीतिक गलियारों में, उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने रहे हैं। और अब ये जो सोमवार को हुई है सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी, इसके भी राजनीतिक मायने राजनीतिक पंडित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो काफ़ी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और इतनी हुआ करती थी कि हर निमंत्रण को रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब बहुत कम हो गई हैं, और उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह यह भी है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझती हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व में भी कुछ वैल्यू है, कुछ हमको इलेक्टोरल गेन मिल सकते हैं। लेकिन वो बात अलग छोड़िए, ये जो इफ्तार पार्टी जो आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दी, मैं उसको एक सिंबॉलिक अटेम्प्ट मानता हूँ। जी देखिए, खाने पे और जहाँ पर पत्रकार भाई भी शामिल हों और बहुत जमावड़ा हो, वहाँ पर बातचीत की संभावना नहीं होती। बातचीत अगर होनी है तो किसी एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर में होनी होगी, और एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होना होगा। अब जैसे कि वाम दलों ने खासकर जो सीपीएम के नीलोत्पल दा हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया, देखिए, भारत में विपक्ष को ये बात तय करनी पड़ेगी कि चॉइस उसके सामने दो है। जब जब भारतीय जनता पार्टी उरोज पर रही है, तब तब एंटी कांग्रेसिज्म कम हुआ है। नीलोत्पल दा के शीर्ष नेता नंबूद्रिपाद मरने से पहले लिख के गए थे, एक समय आ गया अब कि हमको एंटी कांग्रेसिज्म छोड़कर
और जो कम्युनिज्म की फोर्सेस हैं उनके साथ लड़ना पड़ेगा। यही बात मतुलिमे मरने से पहले लिख के गए थे, याद होगा अनिरुद्धा को। जी। और उसी तरह से कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ तक इकोनॉमिक पॉलिसी का सवाल है, और बहुत बार ये आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो कांग्रेस की इकोनॉमिक विजन या पॉलिसी है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी। और आज के दिन जो लड़ाई है ज़मीन पे, वो इकोनॉमिक इश्यूज पे लड़ाई है। लेकिन अभी तो चूंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला हाँ, है तो इसलिए विनोद जी, जब तो इसमें तो कुछ और मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो काफ़ी वो आएंगे सामने। और उसमें देखिए, मुझे ये लगता है कि जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसके पास विपक्ष के मुकाबले ये स्ट्रेंथ होती है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं जिनको ज़रूरत होती है केंद्र में जो सरकार है उसकी, कि उसको तोड़ लें या कुछ मुद्दों पे अपनी सोच के साथ शामिल कर लें। जी। और यही मैं समझता हूँ व्यथा आज के दिन भी हमको नज़र आ रही है ठीक। कि जैसे कि लैंड इशू पे तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार कुछ कर पाएगी, लेकिन जो जीएसटी है जी। उस पे सरकार विपक्ष में सेंध लगाने की कोशिश करेगी, और उस सेंध को लगने से कैसे बचाना है उसके लिए इनके बीच में एक स्ट्रक्चर्ड और एक बड़ा फॉर्मल डायलॉग होना पड़ेगा। ठीक है, नीरज फ्लोर मेहता, कोऑर्डिनेशन के लिए। नहीं, मैं तो प्रतिक्रिया नहीं जताते, लेकिन विनोद जी हमारे अच्छे मित्र होते हुए भी जी। छेड़ते हैं हम लोगों को। तो हमें कोई इसके लेके कोई भ्रांतियां नहीं है जी। कि हमें क्या करना होगा। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये आइदर और का सवाल नहीं है कि आप सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने से नई उदारवाद के खिलाफ लड़ने का ज़रूरत कम हो जाता है। हम मानते हैं कि आज के स्थिति के जो विशेषताएं हैं, मतलब बीजेपी जो आगे बढ़ी है वो भी जिस तरह नई उदारवादी नीति लागू की ये गई आप थी, थोड़ा विस्तार में चले गए, लेकिन नहीं, जो अभी मैं मुद्दे एकदम हैं स्पष्ट रूप से कि हमारा अगर हम जो श्रम कानूनों का संशोधन हो रहा है उसका विरोध किए बिना सांप्रदायिकता का विरोध नहीं हो सकता है। ये कृषि का जो संकट है, जो आत्महत्या का रफ्तार बढ़ गया है, वो जी नीति के चलते हो रहा है, उन नीतियों का विरोध किए बिना आप सांप्रदायिकता का विरोध नहीं कर लेकिन सकते। जो तात्कालिक प्रश्न है और जो अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है 21 जुलाई से, उसमें ये मुद्दे उठने वाले हैं, तो क्या उनके लिए कोई एक तात्कालिक रणनीति आपकी वो तो होगी? होता है, मतलब ये जो पिछले सत्र के दौरान जी। भूमि अधिग्रहण को लेके सीताराम येचुरी और सोनिया गांधी जी एक साथ चले राष्ट्रपति भवन, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, अगर कोई ये बात भूल जाती है कि किस तरीके से सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना होगा, तो आज कृषि का जो संकट है, आज मजदूरों का जो संकट है, आज ये आईसीडीएस और आशा और मिड डे मील वर्कर्स का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का जो संकट है, उन संकटों के कारण जो नीतियां हैं उसको विरोध किए बिना आप कारीगर ढंग से यानी आपके कुछ सांप्रदायिकता रिजर्वेशंस का हैं। विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, आलोक शर्मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ सर, जिस तरह से अभी जो वायदे बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले किए और उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है उनकी पूर्ति के लिए, आज ही एक मीडिया चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। सोशल सेक्टर की बुरी हालत होती चली जा रही है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हालत ख़राब है, इन्फ्लेशन कहीं कंट्रोल में नहीं है, फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से शून्य होती चली जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ा दल होने के नाते तमाम जो गैर भाजपाई दल हैं उनको साथ लाने का प्रयास करेगी कि जिस भी तरह से आज देश आगे बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है, वो दिशा और दशा, और बीजेपी की सरकार का हम पूरी तरह से घोर विरोध करें उस मुद्दों पर। जी, पवन वर्मा साहब, अभी यहाँ जो चर्चा हो रही थी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब मौजूदा हालात में विपक्षी दलों के बीच एकजुटता के ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा मुद्दे हैं? मैं समझता हूँ ये तो साफ जाहिर बात है, क्योंकि पिछले सत्र और अब के सत्र के बीच में आप देख लिए कितने ऐसे विषय उठे हैं जो मैं समझता हूँ गरीबों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मध्य वर्ग के खिलाफ है, मुझे आप समाज का वो तबका युवा वर्ग के खिलाफ है। रोजगार बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है,
और जितने वादे किए थे उनकी वादा खिलाफी हो रही है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि आप ये ना समझें कि विपक्ष सिर्फ सांप्रदायिकता के एक मुद्दे पर जुड़ा है, जी वो एक अलग चीज है। हम चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द हो, भाईचारा हो, सबको साथ लेके चले। ये भारत की रीत, ये भारत की लेगेसी और भारत का रवैया रहा है। परंतु इसके अलावा बहुत से और मुद्दे हैं। और अब एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जी। जिसमें मैं समझता हूं सारा विपक्ष एक साथ होगा। वो है कि जिस सरकार ने कहा था कि वो एक भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की सरकार देगा, वहां न तो सुशासन हो रहा और भ्रष्टाचार हर तरफ दिख रहा है। तो उस पर कोई सफाई कोई देगा, उस पर कोई कार्रवाई होगी, उस पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ये सारे बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन पवन वर्मा साहब, नीलोत्पल बसु साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ या और दूसरे दलों के साथ भी कुछ मुद्दों पर उनके जो मतभेद हैं वो अभी कायम हैं और उनको वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते। ऐसे में क्या हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले संसद के सत्र में क्या विपक्षी एकता एकजुट हो पाएगी, दिखाई दे पाएगी? देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। सांसद चले, इसकी जिम्मेवारी सरकार की भी है। आपने देखा होगा कि पहले कई सत्रों में हमने अपना कोऑपरेशन दिखाया, बहुत सी बिलें पास हुई। अगर सत्र नहीं चलेगा तो सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं ये भी मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि पूरे विपक्ष में हर मामले पर एकजुटता है। हो सकते हैं अलग अलग विचार हों, पर मैं सिर्फ आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विचार हैं अब जो आम आदमी से जुड़े हैं, जो इस देश की भलाई से जुड़े हैं, जी, जो सिद्धांतों से जुड़े हैं, जिस पर विपक्ष की एकजुटता होगी। ठीक है। विनोद शर्मा साहब, आपको लग रहा है कि जो पवन वर्मा साहब कह रहे हैं वो संसद के मॉनसून सत्र में परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन राजनीति के पन्ने जरूर हैं। देखिए, जब जब पॉलिटिकल पार्टीज बावजूद इसके कि उनकी पॉलिसीज़ में विरोधाभास होता है, सत्तारूढ़ होती हैं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं। जी, आज के दिन विपक्ष क्यों नहीं बना सकता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? मैं उस बात की इज्जत करते हुए कह रहा हूँ जो नीलोत्पल दा ने बोली है कि क्या आज के दिन विपक्ष एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सकता? ये बात, इस बात से को लेके मैं वर्मा जी से भी रूबरू हूँ कि आज के दिन ये ज़रूरत है कि जो विपक्ष है इस देश में वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि हमारी नज़रों से दूर हैं या हमारी नज़रों के सामने भी हैं, लेकिन उन पर उतना फोकस नहीं है। क्योंकि विभिन्न इदारों में जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, जिस तरह से भारत के इतिहास का परिहास हो रहा है, जिस तरह से कल्चर पे वल्चर छा रहा है, क्या ये बातें उत्तेजना नहीं पैदा करती विपक्ष में? क्या इनको एक कागज़ के सफ़ेद पन्ने पे उतारा नहीं जा सकता और मिलके लोगों के द्वारा कहा नहीं जा सकता कि ये सब क्या हो रहा है? हो सकता है कि जीएसटी पे अपने अपने प्रांतों की मफाद में इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू डिफरेंट हों और उस पर भी कुछ कहा जा सकता है कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो पूरा होना चाहिए और उसके बाद हम समर्थन करेंगे जो सरकार कह रही है। क्योंकि विरोध पैदा करना लेजिस्लेशन में मैं नहीं समझता हूँ कि एक अच्छा कोई प्रेसिडेंट है। हालांकि माजी में, पास्ट में हमने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति अपनी बढ़ाने के लिए बहुत से अहम मुद्दे जो है वो ताक पे रख दिए गए। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत संक्षेप में जो बाद में कहा गया कि भाई इंडो बंगला अकॉर्ड जो है वो बड़ा अहम अकॉर्ड था और इस तत्कालीन सरकार ने कहा कि हमको श्रेय जाता है और उन्होंने खुद श्रेय लिया कि हमने इसको पारित करवा लिया। पारित आपने इसलिए करवा लिया क्योंकि ये जो रिकॉर्ड था उस वक्त साइन हुआ था, जो सरकार बात पहले थी और उस सरकार ने उसमें रीजन देखा। नीलोत्पल बसु साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं विनोद शर्मा साहब की कि क्या विपक्ष का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए? पहली बात तो लोकसभा चुनाव के बाद जी बीजेपी 282 के बाद माहौल ऐसा बना दिया, जो मर्जी नरेंद्र मोदी सोचेगा वो होगा, वो हुआ नहीं है। और ये मूलतः राज्यसभा के अंदर जिस किस्म का समझदारी बनी,
बावजूद ये जो मतभेद के मतलब कुछ ठोस मुद्दे पे एक समान विचार बनी और उसके चलते जो विरोध हुआ वो बेनकाब भी सरकार काफी हद तक उसके चलते हुआ। आने वाले दिनों में भी ये संभव है संसद के अंदर, लेकिन बाहर में हर राजनीतिक ताकतों का अपना अपना पहचान है, उस हिसाब से लोग चलेंगे। क्या विपक्ष का साझा न्यूनतम कार्यक्रम बन सकता है? नहीं, पार्लियामेंट के अंदर किन चीजों पे विरोध करना जरूरी है वो लेके पारदर्शिता के साथ चर्चा करके जरूर हो सकता है, लेकिन वो कोई इफ्तार पार्टी में नहीं हो सकती। जी, मैंने पुख्ता बात रखी है निरुपमा कि व्हाई कांट द ऑपोजिशन पार्टीज have a common minimum program in इसमें the सबसे बड़ी opposition. पार्टी कांग्रेस पार्टी। जी, Parliament, of course. जी, आलोक शर्मा साहब। मैं समझता हूँ मैं कि कुछ अगर इस कहना तरह का चाहता हूँ common minimum कुर्बान program जी बनता जी है, जी, पवन वर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। देखिए, हमने अभी जो मुद्दे आपके सामने रखे जी वो बड़े मुद्दे हैं जी। इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष में और बातों पर भी काफी कंसर्न है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, जो सामाजिक आर्थिक जाति आधारित सर्वेक्षण है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सर्वे, वो उसके आंकड़े क्यों नहीं सामने आए हैं? आज लालू प्रसाद जी ने पटना में इस पर एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, जो भगवाकरण हो रहा है, जिसमें मीडियोक्रिटी फ्लरिश कर रही है। बिल्कुल जी, सिर्फ इस मकसद से कि कुछ हमारे पार्टी के या और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन में बैठ जाए। बहुत से ऐसे विषय हैं, एक नहीं है, मैं कई गिनवा सकता हूं आपको। ठीक है। और जो मैं केवल ये कहना चाहूंगा सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट पर कहीं नजर ना आए, और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जी। लेकिन मैं विनोद शर्मा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अगर इस तरह का एक प्रारूप तैयार किया जाता है और सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी की सरकार के ऊपर अटैक करता है, जो कि मुद्दे राष्ट्रहित के हैं, जो जन विरोधी नीतियां उनकी आज तक आ रही हैं, गरीबों के विरोधी नीतियां आ रही हैं, और जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों में देखी गई है, सामाजिक और आर्थिक नीतियां देखी गई हैं, तमाम पदों को जिस तरह से आज जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है, मगर उसके लिए पहल तो आपकी तरफ से होनी पड़ेगी। मैं समझता हूं पूरी तरह से कि कांग्रेस पार्टी को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इस दिशा में काम भी हो रहा है और आने वाले सत्र में वो चीजें नजर भी आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा साहब, पवन वर्मा साहब, नीलोत्पल बसु जी और विनोद शर्मा साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देश देशांतर में आज इतना ही। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से जो इफ्तार पार्टी दी गई है, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ राजनीतिक समीकरण बनेंगे, कुछ राजनीतिकरण का ध्रुवीकरण भी होगा और आने वाले संसद के मॉनसून सत्र में उसकी गूंज शायद सुनाई पड़ेगी। मेरे साथ देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।